ठीक है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्पीसीज़ के अंदर हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अनुसार हमें इसमें रिजल्ट नहीं मिले, इसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट को। तो देखो इसके अंदर हमने क्या लिखा है इस स्पीसीज के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द स्पीसीज इज द रिजल्ट ऑफ मैन ऑन क्रिएशन। This concept has been rejected on the basis of the species is the result of only organic evolution and not the production या बोले प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग माइंड। कि इसके अगर हम देखें कि जैसे ह्यूमन का ब्रेन जो है उसकी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें कि पहले 900 सीसी था, फिर 1260 हुआ, फिर 1300, फिर 1400। जो ब्रेन की कैपेसिटी के बेसिस पे देखें तो उस हिसाब से एक टाइम के बाद में रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी देखने को मिला हालांकि ह्यूमन के अंदर। बट अल्टीमेटली इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट को इसके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो बेसिस था उसको नहीं फॉलो करने की वजह से इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड एंड थर्ड स्पीसीज कॉन्सेप्ट। थर्ड देखते हैं जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो जिसका बेस क्या होगा, जेनेटिक्स होगा। ठीक है, जेनेटिक्स, डीएनए, आरएनए, उसकी हेरिडिटी, कैसे वो अगली जनरेशन में जाता है, ये सब चीज़ें होगी जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट का बेसिस। तो हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं कि स्पीसीज जो बन रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज बन रही है उसका बेसिस क्या क्या रहा। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिए, जिसके अंदर हम मेयर के स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 1957 के अनुसार मेयर ने 1957 के अंदर ये दिया था मेयर ने, ये 4 स्पीसीज कॉन्सेप्ट: टाइपोलॉजिकल, न्यूमरिस्टिक एंड जेनेटिक स्पीसीज एंड इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर मेनली हम देखेंगे कि जेनेटिक्स का बेसिस रहेगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू मेयर द स्पीसीज may have also classified as a population of interbreed individual which are reproductively isolate from each other। इसका मतलब है कि मेयर के अनुसार जो इंडिविजुअल स्पीसीज है, जो पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल स्पीसीज या जो जीव है वो इंटरब्रीड करे, बट किसके अकॉर्डिंग, किसको फॉलो करते हुए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन को फॉलो करते हुए। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिप्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है वो ये होता है कि कोई एक स्पीसीज अपने ही स्पीसीज के सदस्य के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती है। उसके अंदर ऐसा करेक्टरिस्टिक होना चाहिए उस स्पीसीज का। ठीक है, तो जो ऐसी स्पीसीज होगी जो अपने ही स्पीसीज के जीवों के साथ जनन करे, ठीक है, और अलग रहे स्पीसीज से, सॉरी अलग नहीं, उसी स्पीसीज के जीवों के साथ जनन करे, इस प्रकार एक स्पीसीज का निर्माण होगा जेनेटिक स्पीसीज के अकॉर्डिंग। और ये जो स्पीसीज बनेगी ये किसी अन्य स्पीसीज में नहीं जा सकती, इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। ठीक है, क्योंकि एक ही स्पीसीज में करेगी, इसी वजह से एक ही स्पीसीज में जनन करने की वजह से ही हमें आगे जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्राप्त होगी, वरना तो इनफर्टाइल होगी और वो इवोल्यूशन के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी और वो स्पीसीज एंड ऑफ द डे खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं। ईच स्पीसीज हैज ए लार्ज जीन पूल बाय इंडिविजुअल हैविंग ओनली ए स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ दिस जीन पूल फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कि एक छोटे पीरियड के लिए, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए कोई एक स्पीसीज लार्ज जीन पूल रखती है, उसको मेंटेन रखती है जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर। दिस इंडिविजुअल, अलग अलग जो स्पीसीज, अलग अलग जो जीव है एक स्पीसीज के, इन स्ट्रक्चर सॉरी दिस इंडिविजुअल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर प्रोजेनी। इट मीन्स कि कोई जेनेटिक स्पीसीज जो बन रही है वो स्पीसीज स्ट्रक्चर में सेम होगी। ह्यूमन सभी के 2 हाथ होते हैं, 2 कान होते हैं, इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर सबकी सेम होगी। ठीक है, फंक्शन
ह्यूमन का जो फंक्शन है वो सभी ह्यूमंस का फंक्शन सेम होता है, फंक्शन सेम होगा। बिहेवियर सेम होगा। सिमिलरिटीज बता रहा है कि जो जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर से जो स्पीसीज का निर्माण होगा उनके अंदर ये सिमिलरिटीज होगी, स्ट्रक्चर की होगी, फंक्शन की होगी, उनके बिहेवियर की होगी, और साथ साथ जो फर्टाइल होने के रिप्रोडक्शन के बाद में जो स्पीसीज आएगी वो स्पीसीज फर्टाइल होगी और पेरेंटल के सेम दिखेगी। एज इट इज सेम नहीं, क्योंकि सम कुछ तो वेरिएशन भी आ ही जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। तो अब आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ डीएनए ऑफ इंडिविजुअल देयर आर डिफरेंट टेक्निक कंपेयर सिमिलरिटी। हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर डीएनए की जो बेसिस होता है, जेनेटिक्स का मतलब ही डीएनए आ गया, ठीक है, पहली बात तो। अब हम बोल रहे हैं कि जो डीएनए है उसके आधार पर, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसके आधार पर स्पीसीज के अंदर वेरिएशन आता है, और एक ही स्पीसीज के अंदर थोड़े थोड़े वेरिएशन देखने को मिलता है, जिससे उसके स्ट्रक्चर में और कुछ फंक्शंस के अंदर तो मोस्टली सिमिलरिटी रहती है, बट कुछ कुछ चेंजेज हो सकते हैं। इफ it DNA such as DNA hybridization and genetic fingerprinting is being used। इस स्पीसीज के हम कैसे पता लगा सकते हैं? DNA हाइब्रिडाइजेशन एंड ये जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम इससे हमारे एंसेस्टर्स का भी पता लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हम देखते हैं अब इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जो इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट शब्द से ही समझ में आ रहा है, जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है उसी के, इसका मतलब है ए सिंगल इवोल्यूशनरी linkage of organism within which gene can be sharpened and that minimize it integrate with respect to other linkage through both time of space। इसका सिंपल सा मतलब समझ लो कि कोई भी जो स्पीसीज बन रही है वो स्पीसीज इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बन रही है, उसके अंदर इवोल्यूशन के जो टाइम पीरियड है उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पीरियड के अनुसार जो उस स्पीसीज या वो जो जैसा वातावरण रहा वैसी वैसी स्पीसीज बनती रही। आगे देखते हैं। एट सम पॉइंट इन द इवोल्यूशन ऑफ सच ए ग्रुप सम मेंबर मैनी डिजर्व फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन एंड इवोल्व इनटू सब स्पीसीज। अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर एक ही अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जो स्पीसीज बनी और उनके अंदर अगर कुछ चेंजेज हो जाता है तो उसको सब स्पीसीज का नाम दे दिया जाता है। सिंपल सा मतलब तुम्हें इतना ही समझना है आप लोगों को कि जो इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर इवोल्यूशन के बेसिस के आधार पर स्पीसीज जो होती है उनको अलग करते हैं, और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसके अंदर चेंजेस आता है, उससे जो स्पीसीज फॉर्म होती है उन स्पीसीज को इवोल्यूशनरी स्पीसीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। ए प्रोसेस दैट मीन इवोल्यूशनरी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज आइसोलेशन इज मेंटेन इज कॉल्ड स्पेसिएशन। हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशनरी जो एक स्पीसीज कॉन्सेप्ट आया है इसके अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है न्यू स्पीसीज का, ये स्पीशीज जो होती है इसके लिए एक वर्ड यूज काम में लेते हैं स्पेसिएशन। और स्पेसिएशन का मतलब सिंपल सा ये होता है पृथक्करण स्पीशीज का। इसका मतलब ये लेंगे कि कोई एक स्पीशीज है जो पहले से किसी एक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में रह रही है, उसके बाद में वो वहाँ से कुछ स्पीशीज, जैसे कुछ भी हो सकता है, जियोग्राफिकल बैरियर आ सकता है या फिर रिवर मान लो, किसी भी वजह से अगर दो एक जगह पर रहने वाली स्पीसीज अगर अलग अलग हो जाती है और अलग अलग भौगोलिक वातावरण में चली जाती है, अलग अलग वातावरण में चली जाती है, तो एक टाइम के बाद में उनके अंदर जेनेटिक आइसोलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो जो स्पीसीज है वो इंटरब्रीड कुछ टाइम के लिए तो कर पाएगी, ठीक है, बट एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में वो प्रॉपरली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगी, अपनी ही स्पीसीज के बीच के अंदर वो इंटरब्रीड कर पाएगी कि जो जिस स्पीसीज से वो पहले निकले उन स्पीसीज के जीवों के साथ वो अब इंटरब्रीड नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो जो स्पीसीज वहाँ से अलग हुई है वो एक अलग ही स्पीसीज बन गई है, ठीक है। उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उनका फंक्शन चेंज हो गया,
सब चेंज हो गया। इसी की वजह से वो दूसरे जिस स्पीसीज से ओरिजिन हुए उस स्पीसीज से उस टाइम पर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, और अगर करते हैं तो फिर वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी। इस प्रकार से अगर हम देखें, इसके अंदर आगे लिखा है, इज आइसोलेशन इज मेंटेन इज कॉल्ड स्पेशिएशन and the species that given rise to another species is a paraphyletic species और पैरा स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज हो जाती है। सिंपल सा मतलब समझो कि इवोल्यूशनरी स्पीसीज इवोल्यूशन के बेसिस पे देखी जाती है, इवोल्यूशन के बेसिस पे फॉर्म होती है, और इस स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीसीज को अलग कर देते हैं, और अगर कोई स्पीसीज के अंदर वेरिएशन आ जाता है, एक ही स्पीसीज के अंदर थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, उसको सभी स्पीसीज बोल देते हैं, सभी स्पीसीज का नाम दे देते हैं। और इवेंचुअली हम इसमें बोलते हैं कि अगर आइसोलेशन होता है स्पीसीज का, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन होती है जिसको स्पेशिएशन बोलते हैं, जो मेन ओरिजिन से कहीं दूसरी जगह जाकर ज्योग्राफिकल बैरियर होने की वजह से या किसी भी बैरियर की वजह से अगर वो स्पीसीज का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो उनके अंदर एक टाइम के बाद में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन आ जाता है। यहाँ तक हमने जो मेयर के द्वारा जो 4 स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिए थे ये हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे अदर स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जो इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट होगा, और हम देखें रिप्रोडक्टिव स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड आइसोलेशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये 3 स्पीशीज कॉन्सेप्ट और है, जिसको अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अदर स्पीशीज कॉन्सेप्ट है 3, इकोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और आइसोलेटेड स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं अदर स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे हम पहला देखते हैं इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अनुसार, सिंपल सा वर्ड से समझ में आ रहा है, इकोलॉजिकल स्पीशीज का मतलब जो इकोलॉजी के बेसिस पे डिफाइन करें, इकोलॉजिकल बेसिस के आधार पर कोई स्पीशीज को देखें और जो फॉर्म हो उसको बोलेंगे स्पीशीज कॉन्सेप्ट। A set of organisms adapted to a particular set of resource called niche in the environment। अब सबसे पहली बात, इसके अंदर एक वर्ड आया है निके। निके किसको बोलते हैं? इन ए एनवायरनमेंट। देखो, अगर आपको एग्जांपल दूँ एक, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कोई ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पर कुछ कंपनी चल रही है, तो उस पूरी जो बिल्डिंग है उसको हम बोल सकते हैं कि पूरा इसका एक इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है ये एक। उस एनवायरनमेंट, पूरी बिल्डिंग के अंदर एक बॉस है, एक मैन हेड है, और एक उसका एम्प्लॉय है। तो एक एम्प्लॉय एक निके हो गया, जो उसको हेड कर रहा है, मैन चला रहा है, वो एक निके है। उनका कोई और डिपार्टमेंट है, सब वो कोई डिपार्टमेंट है, तो उन सभी को अलग अलग को एक एक निके बोलते हैं। जैसे अगर हम एम्प्लॉय को बोले तो वो एक निके है उस पूरे एनवायरनमेंट का, उस पूरी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो है वो एक निके है। एम्प्लॉय जो, जैसे अभी हम कॉलेज के लिए एग्जांपल है तो स्टूडेंट निके है, टीचर, हेड, ये सब एक एक निके है, ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट के अंदर कई निके हो सकते हैं, एक निके के अंदर कई एनवायरनमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। एक एनवायरनमेंट के अंदर कई निके हो सकते हैं, सिंपल सा रखो, एक एनवायरनमेंट के अंदर कई निके हो सकते हैं। तो सिंपल सी इकोलॉजी स्पीसीज के अंदर बताया है कि एक जो ऑर्गेनिज्म का जो सेट होता है वो अडेप्टेड होता है पर्टिकुलर स्पीसीज निके के लिए, एक स्पीसीज के लिए, निके के लिए अडेप्टेड रहता है उस अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। एनवायरनमेंट के अंदर निके अनुकूलित रहता है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन फ्रॉम द डिस्क्राइब phenotypic cluster that be recognized as species become the ecological and eventually process control how to resources are divided among this species। इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अनुसार पॉपुलेशन जो है वो डिस्क्राइब की गई फिनोटिपिक क्लस्टर अकॉर्डिंग, अगर हम बोले इसके अनुसार कि जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर फिनोटिपिक करेक्टर्स पे इकोलॉजी काम करता है, ठीक है। और उन फिनोटिपिक करेक्टर पर इकोलॉजी काम कर कर एक स्पीसीज को फॉर्म करता है, एक स्पीसीज को फॉर्म करता है, ठीक है। और वो जो स्पीसीज होती है वो इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंडर, या फिर बोले कि हम इससे बनी है,
जिस पर इकोलॉजिकल या बोले एनवायरनमेंट काम करके एक स्पीसीज को फॉर्म करता है, उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स पे काम करता है। ठीक है, और ये अलग अलग होती है, अलग अलग एनवायरनमेंट के, अलग अलग नेचर के आधार पर अलग अलग जगह की अलग अलग स्पीसीज होगी। नेक्स्ट जो आती है उसके लिए हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली स्पीसीज। रिप्रोडक्टिव स्पीसीज सिंपल सा समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्टिव स्पीसीज किसको बोलते हैं? जो स्पीसीज रिप्रोडक्शन के बेसिस पे बनी हो, जिसमें रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो। जिसे अगर हम एग्जाम्पल लेवे इसके अंदर कि जो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस बट ऑलमोस्ट ऑल अवे मेक फर्टाइल हाइब्रिड ऑफ एटलीस्ट वन सेक्स सच एज म्यूल हनी आर नॉट कंसिडर टू बी दी सेम स्पीसीज। इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए स्पीसीज के अंदर। अगर वो नहीं होगा स्पीसीज के अंदर तो म्यूल जैसी स्पीसीज हमें देखने को मिलेगी जो हनी को इसमें कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम इसमें बोल रहे हैं कि जैसे डंकी और हॉर्स से म्यूल बना, तो वैसे ही जो इनफर्टाइल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस, जो ऑर्गेनिज्म हो रिप्रोड्यूस करे बट ऑलमोस्ट ऑल वे मेक फर्टाइल हाइब्रिड, फर्टाइल होना चाहिए जो भी हाइब्रिड हो। आगे आता है आइसोलेशन स्पीसीज। इट इज ए सेट एक्चुअली और पोटेंशियली, पोटेंशियली हाइब्रिड सॉरी इंटरब्रीड पॉपुलेशन, कि एक स्पीसीज के अंदर इंटरब्रीड करे वो पॉपुलेशन की जो जीव है वो इंटरब्रीड करे, जो पोटेंशियली हो कि जो रोल अपना प्ले करे एक एनवायरनमेंट के अंदर। इन दिस पॉपुलेशन द स्पीसीज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन आर रिप्रोड्यूस इन द मैनर ऑफ एक्सपेरिमेंट, की जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट तो होनी चाहिए। इसके अलावा कि जो स्पीसीज है, जो स्पीसीज है वो अलग अलग मैनर में होगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के आधार पर उनको अलग अलग करेंगे और वो स्पीसीज के अंदर बनेगी। आइसोलेट की एक एनवायरनमेंट से अलग कर दी, ऐसी स्पीसीज होगी। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। मेनली इम्पोर्टेंट जो आपके हैं वो है एक तो जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट और दूसरा इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बट अगर 20 मार्क्स में आता है तो सारा ही करना होगा, जो टाइपोलॉजिकल, न्यूमरिस्टिक और ये जो हमने अदर पढ़ा है तीन, इकोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और आइसोलेटेड स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जिसकी छोटी छोटी टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना ही, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर सामने आ ही गया है 27 को। उस सभी के लिए, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।